दोस्तों अब आपको वही क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपको अर्धवार्षिक एग्जाम में आपको छपे मिलेंगे, जो कि हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों, आपको ये एमपी बोर्ड के द्वारा ही जारी किए गए हैं, तो इनको आपको ध्यान से पढ़ना है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा पूरे क्वेश्चन के आंसर भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराए गए। इन्हीं में से आपको क्या है अर्धवार्षिक एग्जाम में क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव छपे छपाए देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो एमपी बोर्ड के द्वारा जो जारी की गई है उनमें से ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो एलपीजी का दहन होता है दोस्तों, ये भौतिक परिवर्तन नहीं होता, तो ध्यान में रखिएगा। भौतिक परिवर्तन नहीं है पूछा जाए तो सिर्फ आपको क्या करना है, एलपीजी का दहन। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। तो जल के बिना बुझे चूने से जो अपक्रिया है दोस्तों वो हमारी क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। यहाँ पर हमें एक रिएक्शन दी गई है जो कि है 6Fe2O3+2Al। तो जो देखिए अभी ये क्वेश्चन आया था कि अपक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें अभिकारक बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे जो तत्व यहाँ से यहाँ तक दिए गए हैं ये क्या है दोस्तों, हमारे अभिकारक हैं। क्या हैं, अभिकारक हैं, ध्यान में रखिएगा ये अभिकारक हैं। जबकि जो रासायनिक अपक्रिया में पदार्थ बनते हैं, ये जो पदार्थ बने हुए हैं इन्हें हम उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कभी भी घुमाकर दिया जा सकता है। ठीक है, तो इन्हें हम उत्पाद बोलते हैं। तो ये जो रिएक्शन दी गई है 6Fe2O3+2Al, तो जो हमारा तत्व बना है Al2O3+2Fe, तो ये किस प्रकार की अपक्रिया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये जो हमारी अपक्रिया है वो हमारी विस्थापन अपक्रिया है। अभी आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। H2O का योग तथा O2 का आंश कहलाता है, तो ये अपचयन अपक्रिया कहलाती है। फिर आता है जिन अपक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो जिन अपक्रिया में दोस्तों ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं हम ऊष्मा शोषी अपक्रिया। ठीक है, फिर छठा है निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। तो जो आकार में परिवर्तन होता है वो रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। फिर आता है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर देखिएगा खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना एक प्रकार की क्या है, एक प्रकार की किस प्रकार की अपक्रिया है। तो जो खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड में टूटना, तो दोस्तों ये ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। फिर आता है सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। दोस्तों सोडियम, जो सोना और प्लेटिनम को जो गला देता है काफ़ी पावरफुल अम्ल होता है जिसे हम एक्वा रेजिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्वा रेजिया। यहाँ पर आंसर आपको देखने को मिल रहा है 8 400 400 400। जी हाँ दोस्तों, इस व्हाट्सएप नंबर को याद कर लीजिए। यहाँ पर आपके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन होंगे अब अपने व्हाट्सएप पर ही। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, अपने फ़ोन में इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कीजिए और आपको जिस क्वेश्चन में डाउट है उस क्वेश्चन की यहाँ पर आपको फ़ोटो खींचना है और उसे अच्छी तरीके से क्रॉप करना है, तुरंत आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप चाहे 6 से 12 तक हो, IIT JEE मेंस एडवांस के हो या फिर CBSE आप यूपी या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, तुरंत पाइए अपने व्हाट्सएप पर सभी क्वेश्चनों के डाउट सॉल्यूशन। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जाइए डाउनलोड कीजिए। रहा है। फिर आता है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो अभिकारक कहलाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक बोलते हैं, जो पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद बोलते हैं। फिर आता है लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवे सड़ जाते हैं, क्योंकि तो विकृत गंधता के कारण जो सूखे मेवे होते हैं वो क्या होते हैं दोस्तों, सड़ जाते हैं। तो इसे भी नोट कर लीजिएगा। आंसर आप देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, देखिए 4 अंक के क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से आएंगे तो जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं इनमें से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ पर आपको आंसर भी बताए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको हाफ ईयरली का जो पेपर बताया था, मॉडल पेपर बताया था, उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे। उसमें ये भी क्वेश्चन था कि वायु में जलने से पूर्व मैग्नीशियम रिपन को साफ क्यों किया जाता है। तो मैंने वहाँ पर आपसे बोला था कि आपको यहाँ पर आप आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा, जब मैंने आपको पार्ट 1 बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। ठीक है, उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। सेकंड क्वेश्चन भी दिया गया है, किसी पदार्थ एक्स के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र लिखना है। ऊपर एक में लिखे पदार्थ एक्स की जल के साथ अपक्रिया लिखनी है। तो पदार्थ की एक्स का नाम आपका होगा कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चूना, जो इसका सूत्र होता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी हमें रिएक्शन लिखनी थी जल के साथ, तो CaO जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO जल के साथ अपक्रिया करेगा तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। ठीक है, तो ये जो पदार्थ बनेगा वो हमारा बनेगा CaOH का होल टॉय, जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, OH का होल टॉय, तो इसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। प्लस क्या ऊष्मा भी उत्सर्जित होगी, यानी ऊष्मा भी निकलेगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 3 से भी ध्यान से देखिएगा। ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया क्या है, उदाहरण देने हैं। बोर्ड परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस बार भी पूछ लिया जाए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उदाहरण भी आपको लिखने हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया की डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए, सभी चीज़ पता होनी चाहिए क्वेश्चन के बारे में। प्रातः श्वसन एक को ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। फिर देखिए, श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अपक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल एवं वाष्प एटीपी के रूप में ऊष्मा निकाल दिया था, इसे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा समीकरण यहाँ पर दिए गए, रिएक्शन यहाँ पर दिए गए, रिएक्शन देख लीजिएगा। ठीक है, अब चैप्टर अपक्रिया क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। दोस्तों इस चैप्टर में से इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाएगा कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, वियोजन अपक्रिया को संयोजन अपक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अपक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। प्रातः ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए। अपचयन उपचयन। ठीक है, तो यहाँ पर सभी चीज़ आंसर शायद आपको इसलिए प्रोवाइड की जा रही है जिससे ज़्यादा आपको परेशानी ना हो, एग्जाम में ज़्यादा ढूंढने में दिक्कत ना हो। संयोजन अपक्रिया कैसे कहते हैं, उदाहरण से हमें समझाना है। फिर आता है रेडॉक्स अपक्रिया कैसे कहते हैं, तो समीकरण लीजिए। तो वे रासायनिक अपक्रिया जिनमें एक अपक्रिया का अपचयन होता है तथा दूसरे का उपचयन होता है, एक का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है, उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ साथ जहाँ पर होता है उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, क्या विस्थापन अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया भी हो सकती है, एक उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो जी हाँ, बिल्कुल, जो हमारी विस्थापन अपक्रियाएँ होती हैं वो रेडॉक्स अपक्रिया भी हो सकती हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड जिसे हम बोलते हैं CuO। ठीक है, गर्म हाइड्रोजन, अगर इसका हम क्या गर्म हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो इसकी सतह भूरे रंग की हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, CuO दिया गया है, प्लस यहाँ पर H2 से क्रिया कराई गई है, तो यहाँ पर Cu + H2O यहाँ पर ये बन गया है। ठीक है, जिसे हम उत्पाद बोलते हैं। अपचयन और उपचयन हैं, अतः ये रेडॉक्स अपक्रिया हैं। 12वां है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 भी इंपॉर्टेंट है, इसमें रिएक्शन दी गई है। 14वां भी इंपॉर्टेंट है, 15वां भी है। अब आता है चैप्टर नंबर 2 जिसमें दिया गया निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जल युक्त नहीं है, तो ये आपका खाने का सोडा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, खाने का सोडा हो जाएगा। और दोस्तों जितने भी आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है इन्हीं में से आपके ऑब्जेक्टिव आने हैं, इन्हीं में से आपके 2 अंक के क्वेश्चन आने हैं, इन्हीं में से आपके 3 अंक के क्वेश्चन आने हैं, इन्हीं में से आपके 4 अंक के क्वेश्चन भी आने हैं, इन्हीं में से आपकी सही जोड़ियाँ आएंगी, रिक्त स्थान आएंगे, सही विकल्प आएंगे, एक शब्द वाक्य में उत्तर भी आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो देखिएगा निम्न में से कौन सा लवण क्रिस्टल जलयुक्त नहीं है, तो खाने का सोडा हो जाएगा। पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का pH मान है, तो यह 7 से कम है। निम्न में से कौन सोने को विलय करने के लिए उपयुक्त होता है, तो अम्लराज होता है। निम्न में कौन प्रकृति में अम्लीय है, तो लाइम जूस है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए उपयुक्त अवयवों में एक अवयव सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो दूसरा अवयव है तो ये आपका टार्टरिक अम्ल होगा। अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है, तो एंटासिड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि अपच के उपचार के लिए किस औषधि का प्रयोग होता है, तो एंटासिड। टमाटर में कौन सा अम्ल होता है, देखिए जब हमने बनाया था पार्ट 1 उसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, तो आप में टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। pH स्केल की प्रास होती है, तो pH स्केल की प्रास 0 से 14 होती है, मैंने आपको बताया था। 0 से लेकर pH स्केल आपकी होती है 0 से लेकर 14 तक। ठीक है, 7 यहाँ 7 से पहले ये अम्लीय होता है, ठीक है, और 7 से अधिक वाला क्षारीय होता है। ये मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं तो आप बहुत ही अच्छा आप स्कोर करने वाले हैं अपने अर्धवार्षिक और फाइनल एग्जाम में। ठीक है, फिर आता है अम्ल और क्षार के बीच होने वाली क्रिया से क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, फिर आता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, चींटी के डंक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा का pH मान होता है, तो अम्लीय वर्षा है तो pH मान आपको क्या होगा 5.6 से कम होता है। ठीक है, आगे देखिए सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम है, तो इसको हम बेकिंग सोडा सामान्य रूप से कह देते हैं। फिर आता है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले बताया था कि सिरका से क्वेश्चन बनता है कि कौन सा अम्ल होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। फिर आता है रंग के परिवर्तन के द्वारा सूचक हमें बताते हैं कोई पदार्थ अम्ल है या क्षार है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न हो जाती है, वे कहलाते हैं, तो वे गंधीय सूचक कहलाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। ठीक है, फिर आता है अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है, तो ये आपको हो जाएगा खट्टा स्वाद, नीले लिटमस को लाल करना। अब यहाँ पर 2 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर भी दिए गए, तो इन 2 क्वेश्चनों के आंसर देख लीजिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के दो उपयोग बताइए, बोर्ड परीक्षा 2019 से पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सभी इंपॉर्टेंट है, सभी को तैयार कर लीजिएगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 3 आ गया है, धातु एवं अधातु में। इस अध्याय से 5 अंक का प्रश्न पहले पूछा जाता था, लेकिन अभी आपको क्या इस चैप्टर से 5 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप में से एक क्वेश्चन बन सकता है धातु एवं अधातु में अंतर वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए रासायनिक अंतर भी पूछे जाते हैं और भौतिक अंतर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोनों आपको पता होने चाहिए। रासायनिक अंतर भी 4 लगभग पता होने चाहिए, 4 या 5, और भौतिक अंतर भी 4 और 5 आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर सभी दिए गए धातु चमक, तो धातु चमक होती है, नहीं होती। कठोरता बहुत कठोर, कठोर नहीं होते। आकार वर्धनीयता, ठीक है। फिर आती है तन्यता, गुण, चालकता, अवस्था, घनत्व, क्वथनांक एवं घनत्व। तो गुण, यहाँ पर गुणधर्म दिए गए हैं। यहाँ पर अपवाद भी कुछ होते हैं, तो अपवाद भी आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फिर धातुओं के रासायनिक गुणधर्म दिए गए, यहाँ पर इन्हें ध्यान रखिएगा। रासायनिक गुणधर्म भी पूछे जाते हैं अलग से। सक्रियता श्रेणी को समझाइए, तो सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी वह सूची है जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में विस्तृत किया जाता है, तो आपकी सक्रियता श्रेणी दी गई है। आयनिक यौगिकों के गुण भी दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। धातुओं के गुण भी दिए गए हैं, इन्हें भी याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए रासायनिक गुणधर्म का धातुओं में विभेद करने थे, तो यहाँ पर देखिए कुछ मिसप्रिंट है, यहाँ पर देख लीजिएगा। इस तरीके से सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सभी को रट दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख लीजिएगा। अब चैप्टर नंबर 5 आता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे, तो यहीं से बनेंगे कि मेंडलीव की आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है। तो बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? तो इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ में सत्य है। आधुनिक आवर्त तालिका में इलेक्ट्रॉन विन्यास 2 वाले तत्व की क्या स्थिति होगी? तो समूह 18 से। सभी कार्बनिक यौगिकों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व संबंधित समूह 14 से। प्रातः निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक संयोजी इलेक्ट्रॉन रखता है? तो पी रखता है, यानी कि फास्फोरस। अब रिक्त स्थान दिए गए, तो यहाँ पर देखिए मोस्ले आवर्त सारणी पर आधारित है। तो मोस्ले की जो दोस्तों आवर्त सारणी थी वो परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। ध्यान रखिएगा किस पे आधारित थी? परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। फिर आता है आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो यह फ्लोरीन है। समूह 17 के तत्व भी कहलाते हैं, तो हेलोजन कहलाते हैं समूह 17 के तत्व। अष्टक का नियम ने दिया था, तो न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी ऑब्जेक्टिव आपको बताए जा रहे हैं इनमें से लगभग 2-3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तत्वों की तर्क व्यवस्था किसने दी? तो डेब और राय ने दी थी। आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितनी है? 18 है। मैक का एल्यूमिनियम किस प्रकार का ऑक्साइड है? तो 4 ही है। मेंडलीव द्वारा कितने तत्वों को वर्गीकृत किया गया था? तो 63। फिर आता है एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8, 7 है, तो इस तत्व का नाम क्या होगा? एक क्वेश्चन भी कई बार आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछा गया है, आई थिंक पिछली बार ही पूछा गया, तो एक क्लोरीन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कहा था आपको रिक्त स्थान भी बताए जाएंगे, सही विकल्प भी बताए जाएंगे, सही जोड़ियाँ भी बताई जाएंगी, आपको सभी चीज़ यहाँ पर बताए जाएंगे। 2 अंक के क्वेश्चन भी बताए जाएंगे, 3 अंक के भी बताए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा Li यानी लिथियम होता है, तो लिथियम क्या है? इसका आपका हो जाएगा ई नंबर का उपधातु है। Si यानी कि सिलिकॉन, तो सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन है आपकी धातु है, ठीक है। फिर आता है O यानी ऑक्सीजन, तीसरे का D हो जाएगा यानी कि धातु है। फिर F आता है, F यानी कि फ्लोरीन, चौथे का आपका आंसर हो जाएगा A हेलोजन। फिर N नियॉन, तो इसका भी हो जाएगा क्रिया गैस होती है नियॉन, ठीक है। अब देखिए 17 दिए गए हैं, 17 आपको आंसर 7 में दिए गए हैं, तो देख लीजिएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई, इस वीडियो को ही समाप्त करते हैं। बस आप 2 अंक और 3 अंक के जितने भी क्वेश्चन है चैप्टर के देख लीजिएगा, बाकी जितने भी डिस्कशन है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा जितने भी हैं। इस वीडियो को यही समाप्त कर देगा। आपके लिए वीडियो फुल हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।